हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन बिल्कुल आसान भाषा में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आपका तैयार हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस वन शॉट में आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन आपका है मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर मिश्रण बनता है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण यहाँ पे दो प्रकार के होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सके उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, यानी अगर हम जल में चीनी को डालेंगे तो चीनी पूरी तरह जल में विलय हो जाएगा, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और एक होता है विषमांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद जब उन्हें हम देख सकते हैं उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में मिट्टी मिलाना, अगर हम जल में मिट्टी को मिलाएंगे तो हम मिट्टी को भली भांति देख सकते हैं, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन, अब देखिए विलयन डिफिनेशन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को का समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है। विलयन की परिभाषा का मान सदैव यहाँ पे एक होता है। और यहाँ पे देखिए विलयन के भाग, विलय वो पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम विलय कहते हैं, या जिसे घोला जाता है उसको हम विलय कहलाता है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलय हो सकता है। विलायक किसे कहते हैं? वो पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम विलायक कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे क्या है, किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है और विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। विलयनों के प्रकार, अवयव की मात्रा के आधार पर तनु और सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है उसको हम तनु विलयन कहते हैं, तथा वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसको हम सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? स्थिरता पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली है उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं, तथा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा में से कम है उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए विलयन की सांद्रता क्या होती है। किसी विलयन या विलाय की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर फार्मूला होता है विलय की मात्रा अपान विलय या विलाय की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका या विधियाँ। पहला यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता, W/W% क्या होता है? विलय पदार्थों की ग्राम में वो भाग जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता W/W% का फार्मूला यहाँ पे होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल यहाँ पे है, 40 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया है विलय का भार W, स्मॉल w दे दिया 40 ग्राम और कैपिटल W दे दिया है विलय का भार 440 ग्राम। तो द्रव्यमान W/W का हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 40/440 गुणे में 100 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.09%। अब यहाँ पे आप लोग देखिए आयतन प्रतिशतता V/V% क्या होता है? इसका डेफिनेशन है किसी विलयन में 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को हम आयतन प्रतिशतता सांद्रता कहते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे होता है V/V का फार्मूला यहाँ पे होता है विलय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे में 100 होता है। अब इसका यहाँ पे एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल एक यहाँ पे देख लीजिए, 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात हमको करना है। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, विलय का आयतन यहाँ पे दिया 15 ml दे दिया है यहाँ पे, और विलायक का आयतन यहाँ पे दिया है 300 ml।
इसका हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो विलेन का आयतन यहाँ पे हो जाएगा विलेय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन। हम लोग पिछले वाले पेज में हम लोग पढ़े थे। तो ये हम बराबर हो जाएगा 15 + 300 इक्वल टू हो जाएगा 315 ml। और V पान भी परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे होता है विलेय का आयतन बटा में विलेन का आयतन गुणे में 100। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 15/315 गुणे में 100 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो आंसर आएगा 4.76%, जो कि इसका आयतन प्रतिशतता है। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, W/V% क्या होता है। किसी विलेय में 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसके द्रव्यमान या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका फार्मूला यहाँ पे होता है विलेय का भार बटा में विलेन का आयतन गुणे में 100। अब इसका एग्जाम्पल में एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलेन बनाया जाता है। इसका हम लोग को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो विलेय के भार दे दिया यहाँ पे 20 ग्राम और विलेन का आयतन यहाँ पे दे दिया 250 ml। इसका हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे W/V% का फार्मूला लगाएंगे विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेन का आयतन गुणे में 100। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 20 बटा में 250 गुणे में 100। अब कट करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा 8%। अब अगला डिफिनेशन आपका है पार्ट्स पर मिलियन ppm। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, परीक्षा में आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसका डिफिनेशन आपका है किसी विलेन के 10⁶ ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों के भागों की संख्या को हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ppm इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेन का द्रव्यमान इंटू में 10⁶ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस पे आप लोग एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए 9.6 इंटू में 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति kg में घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। विलेय का द्रव्यमान दे दिया है 9.6 इंटू में 10⁻³ ग्राम और विलेन का द्रव्यमान यहाँ पे दे दिया है 1 kg बराबर में 1000 ग्राम। ppm बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेन का द्रव्यमान इंटू में 10⁶ से हम लोग गुणा कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 9.6 ppm। अब अगला डेफिनेशन आपका है पार्ट्स पर मिलियन। इसका डेफिनेशन आपका है किसी विलेन के 10⁹ भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को हम ppm कहते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेन का द्रव्यमान और इंटू में 10⁹ यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोलरता किसे कहते हैं। तो किसी विलेन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोलों की संख्या n का फार्मूला यहाँ पे होता है विलेय के द्रव्यमान बटा में दिया गया अनुभार। इसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे मोलों की संख्या। अब मोलरता का फार्मूला यहाँ पे होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेन का आयतन लीटर में। या इसका एक और फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेन का आयतन। अगर मिलीलीटर में रहेगा तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग का यहाँ पे दिया है एक न्यूमेरिकल, इसको हम लोग समझ। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। विलेन की हमको मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो W का वैल्यू यहाँ पे दे दिया 5.85 और V का वैल्यू यहाँ पे दिया 500 ml और M हमको पता है इसका अनुभार कितना होता है सोडियम क्लोराइड का 58.5 और हम यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे ये वाला। तो ये देखिए आप लोग का ml में दिया है तो हम लोग 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.2 मोल। अब अगला डिफिनेशन आपका है मोललता किसे कहते हैं। इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपका है विलेय के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को हम विलेन की मोललता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटा में विलेन का विलाय का द्रव्यमान kg में। या इसका एक और फार्मूला यहाँ पे होता है विलेय के मोल बटा में विलाय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू में 1000। मोललता बराबर यहाँ पे होता है विलेय का भार। इसका फार्मूला बता रहे हैं विलेय के मोल के। तो यहाँ पे अगर इसका फार्मूला यहाँ पे रखेंगे तो विलेय का भार अपन में विलेन का भार हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा में दिए गए भार हो जाएगा यहाँ पे और विलाय का द्रव्यमान kg में हो जाएगा।
तो इसका भी आप लोग न्यूमेरिकल लेके यहाँ पे दिया है, इसको देख लीजिए। 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है। इसकी हमको मोललता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिखेंगे सबसे पहले। तो WA का वैल्यू दे दिया है 58.5 ग्राम और विलायक कैपिटल W का वैल्यू दे दिया है 500 ग्राम। NaCl का नंबर होता है 58.5 ग्राम। मोललता का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 मोल प्रति केजी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसको हम N से दिखाते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपका है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को हम उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला यहाँ पे होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में, और अगर आयतन आपका मिलीलीटर में दिया रहेगा तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीटर में दिया रहेगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकियों की संख्या का एक और फार्मूला होता है यहाँ पे, विलेय के दर्पण बटा में तुल्यांकी भार, कितना तुल्यांकी भार उसका है उसको हम बटा में करके डिवाइड कर देंगे। अब नॉर्मलता का फार्मूला यहाँ पे होता है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे तुल्यांकी भार का फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, और हमारा अपन संयुक्ता से तुल्यांकी भार आपका निकल जाएगा। जैसे आप लोग इस पर एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे, विलयन का आयतन आपको दिया है V 100 ml, और विलेय का द्रव्यमान हमको दे दिया है W, स्मॉल w 8 ग्राम, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार होता है, सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको हम जोड़ देंगे तो आप लोग का अनुभार इसका निकल जाएगा, NaOH का 40 हो जाएगा। अब इसका हमको ज्ञात करना है तुल्यांकी भार कितना होता है। तो तुल्यांकी भार का यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगा देंगे, अनुभार अपन संयोजकता होता है। तो NaOH का अनुभार आपका है 40 और इसका संयोजकता होता है 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा 40 आएगा। अब हम लोग वैल्यू को फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर 2 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर आ जाएगा। अब अगला डेफिनेशन आपका है मोल प्रभाज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है परीक्षा में, लॉन्ग नंबर में आता है, 2 से 3 नंबर में आता है। तो आपका मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इसको हम x से दिखाते हैं। इसका डेफिनेशन आपका है, 1 विलयन में किसी घटक के 1 मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए एक घटक का मोल प्रभाज का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, घटक के मोलों की संख्या बटा में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यदि किसी विलयन में विलेय के मोल n तथा विलायक के मोल n है, कैपिटल N है, तो विलेय का मोल प्रभाज यहाँ पे हो जाएगा n स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और n अगर स्मॉल n निकालेंगे तो स्मॉल w बटा में स्मॉल n हो जाएगा, और अगर हम इस कैपिटल N निकालेंगे तो कैपिटल W बटा में कैपिटल M हो जाएगा। अब विलेय का मोल प्रभाज यहाँ पे हो जाएगा W स्मॉल w अपान स्मॉल m बटा में हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W प्लस अपान में कैपिटल M हो जाएगा। विलायक का मोल प्रभाज यहाँ से निकालेंगे तो विलायक निकालेंगे तो कैपिटल N ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा आपका स्मॉल n, और यहाँ पे प्लस में कैपिटल N रहेगा। मतलब विलायक का मोल प्रभाज अगर हम निकालेंगे तो किसी का भी मोल प्रभाज अगर हम निकालेंगे तो ऊपर वो रहेगा और नीचे एक बार रहेगा, और एक बार वो रहेगा विलेय का मोल प्रभाज रहेगा आपका। इस पे आप लोग न्यूमेरिकल लिख लीजिए। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे कह रहा है 72 ग्राम H2O जल और 46 ग्राम C2H5OH, ये एल्कोहल का फार्मूला है, एथिल एल्कोहल का, कि विलयन में दोनों के मूल प्रभाज की गणना करना है हमको। तो सबसे पहले जो दिया है न्यूमेरिकल में उसको हम लिखेंगे। तो दिया क्या है, स्मॉल w विलेय का भार दे दिया है 72 ग्राम, विलायक का भार दे दिया आपका 72 ग्राम दे दिया, और विलेय 46 ग्राम दे दिया है, और C2H5 का हम लोग अनुभार निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, कार्बन को होता है 12, तो कार्बन यहाँ पे 2 बार है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुभार होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगा देंगे, और ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 लिख देंगे प्लस,
हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 46 आएगा। तो हम लोग का एथिल एल्कोहल का अनुभार यहाँ पे 46 मिल गया। अब H2O का अनुभार हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18। अब हम लोग को पता करना है एथिल एल्कोहल की मोल प्रभाव कितना होता है। तो सूत्र में हम लोग सिंपली रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.2 और H2O का अगर हमको निकालना है तो उसी प्रकार सूत्र में हम लोग रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। अब अगला रिलेशन यहाँ पे है आपका, यहाँ पे देख लीजिए विलीन की मोलरता एवं नर्मलता में संबंध क्या होता है। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मोलरता इंटू में विलेय का अनुभार बराबर में नर्मलता इंटू में तुल्यांक की भार। तो मोलरता बटा नर्मलता बराबर हो जाएगा तुल्यांक की भार बटा में विलेय का अनुभार, या एक और तरीके से हो सकता है नर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता क्षारीयता ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। अब अगला डिफिनेशन आपका यहाँ पे है मोललता तथा मोल प्रभाव में संबंध। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मोललता विलेय के मोल प्रभाव इंटू में 1000 बटा में विलायक का मोल प्रभाव इंटू में विलायक का अनुभार। अब विलेयता देखिए सोलिबिलिटी, इसका डिफिनेशन आपका क्या है। किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 1000 ग्राम विलायक का अणु में घुल जाता है उस पदार्थ को हम विलेयता कहते हैं। जैसे गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड क्या होता है, इसका डिफिनेशन आपका है। ये सब आपका बेसिक लेवल का है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न गैसों की द्रव्य विलेयता भिन्न भिन्न होती है, यानी भिन्न भिन्न गैसों की जो द्रव्य में विलेयता होती है वो भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन को जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि कुछ अन्य गैसें जैसे CO2, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक इत्यादि जल में घुलनशील होती है। जैसे अगला पॉइंट आपका है गैसों की द्रव्य विलेयता की अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। समान ताप पर दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में खुली हुई गैसों की आयतन। अगला यहाँ पे पॉइंट है अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण में क्या है, गैस यहाँ पे है और यहाँ पे अवशोषण गुणांक है। जैसे हीलियम का अवशोषण गुणांक कितना होता है 0.009 और नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अब अगला हम लोग का टॉपिक है हेनरी का नियम। ये भी आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी एग्जाम में हर बार आता है। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, हेनरी रूल क्या होता है। तो डिफिनेशन आपका यहाँ पे इसका है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशील गैस के ताप के समानुपाती होती है। यहाँ पे हो जाएगा M अनुक्रमानुपाती P हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा M=KP, जहाँ M क्या है घुली हुई गैसों की मात्रा है और P क्या है यहाँ पे साम्यावस्था पर गैस का दाब है और K यहाँ पे है समानुपातिक स्थिरांक। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में कुछ दिया है, जैसे कि यदि विलेयता को विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। P अनुक्रमानुपाती यहाँ पे हो जाएगा X गैस और P अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे KH आ जाएगा, जहाँ आपका KH है हेनरी स्थिरांक। तो यहाँ पे X गैस यहाँ पे आ जाएगा P/KH और X गैस यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/KH के। KH आपका है यहाँ पे हेनरी स्थिरांक। यदि P स्थिर है तो गैस का मूल अंश यहाँ पे हेनरी स्थिरांक के अनुसार हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। KH अगर बढ़ेगा तो X गैस यहाँ पे घटेगा। अब देखिए हेनरी की सीमाएं क्या है, तो पहला इसकी सीमाएं यहाँ पे है। हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है।
दूसरा आपका यहाँ पे है दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है। मतलब ये बहुत निम्न ताप पर, बहुत ही कम ताप पर यह लागू नहीं होता है, और अगर इसका दाब बहुत अधिक रहेगा तो यह काम नहीं करेगा उस पर। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है आपका, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। मतलब अगर आपका गैस की विलेयता का मान अगर विलायक में बहुत कम है तभी ये नियम लागू होगा। अगर गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत ज़्यादा है तो ये नियम लागू नहीं होगा। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे, यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। मतलब यह विलयन ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें अगर कोई विलायक अगर है तो किसी से रासायनिक अभिक्रिया न कर रहा हो तो उस पर यह नियम लागू नहीं करता है। अगला पॉइंट आपका है हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो पहला यहाँ पे अनुप्रयोग आपका है सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। यानी जो सोडा या स्प्राइट या जितने भी कोल्ड ड्रिंक है उसको हम अधिक शीतलता प्रदान करने के लिए उस ढक्कन को हम अधिक दाब पर बंद करते हैं कि उसमें गैस बना रहे। और अगला पॉइंट यहाँ पे है गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपृक्त वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसें जैसे N2O2 आदि की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। मतलब जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में गोता लगाने के लिए जाते हैं तो वो सांस लेने के संपृक्त वायु के साथ साथ वो कुछ अन्य गैसें जैसे कि N2O2 आदि को भी रक्त में उनके शरीर में आ जाता है, और जो शरीर में आकर वो रक्त में घुल जाता है, जिसके कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऑक्सीजन तो शरीर के मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर में विले रहती है। जब गोताखोर सतह की ओर होता है तो तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण घुली हुई N गैसें बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में N के बुलबुले बन जाते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका स्पंदनों को प्रभावित करते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे वेन्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होता है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से बहुत कम होता है। यानी जो अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं उनकी ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो सतही स्थानों यानी जमीन पर रहने वाले स्थानों पर से बहुत कम होता है। अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों या पर्वतारोहियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, निम्न हो जाती है। इसके कारण उनको अनेक पर्वतारोहियों को कमजोरी महसूस होने लगता है और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते वो सोच नहीं पाती स्पष्ट रूप से। कमजोरी के कारण इस बीमारी को हम लोग एनोक्सिया कहते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। अब अगला डेफिनेशन आपका है यहाँ पे वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होता है? द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर रखने वाले वाष्प दाब कहलाता है। जैसे कि द्रव में वाष्पन होता है, वाष्प से द्रव बनना यहाँ पे संघनन होता है। यहाँ पे देख लीजिए वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, लोअरिंग ऑफ VP। जब किसी यानी यहाँ पे देखिए वाष्प दाब क्या होता है, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प दाब कहलाता है। द्रव में वाष्पन होता है और वाष्प से द्रव बनना संघनन होता है। यहाँ पे वाष्प दाब का अनुमान लोअरिंग ऑफ VP क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी जब किसी विलायक में अगर कोई हम लोग अवाष्पशील यानी कुछ अवाष्पशील जो मतलब जो घुल ना सके उसको अगर हम डाल दें तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, यानी जो घट जाए उसको अवनमन कहते हैं, जो बढ़ जाए उसको अवनमन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए राउल्ट का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट लॉ क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे है किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसकी मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, उसको हम
राउल्ट का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब यहाँ पे पी है और शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब पी बी है। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारा बनेगा पी ए द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब और पी बी द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब। माना दो द्रव ए और बी से विलयन बनाया गया है। विलयन में ए में द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए और द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार यहाँ से हो जाएगा पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू में एक्स ए और पी बी अनुक्रमानुपाती होगा एक्स बी के। यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो पी एस बराबर हो जाएगा पी ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस में पी बी का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रखेंगे पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, जहाँ पी एस आपका है विलयन का वाष्प दाब है। अगला डिफिनेशन आपका है यहाँ पे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न राशियों में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट का नियम का पालन करते हैं उसको हम आदर्श विलयन कहते हैं, जैसे बेंजीन, टॉलुएन, एथिल ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। परीक्षा में 2025 बोर्ड एग्जाम में आया था। आदर्श विलयन जो मतलब जो राउल्ट का नियम का पालन करता है उसको हम आदर्श विलयन कहते हैं। एकदम सिंपल वे में आप लोग बताते हैं, तैयार कर लीजिएगा इसको। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है बेंजीन, टॉलुएन, एथिल ब्रोमाइड, आयोडाइड, एथिल आयोडाइड आदि। अब इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे है, जैसे आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है और इसके लिए डेलेच मिश्रण बराबर 0 होता है, अर्थात दोनों को मिलाने पर ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। और इसके लिए अगला पॉइंट इसके लिए है डेल भी मिश्रण इक्वल टू 0 होता है, अर्थात दोनों को मिलाने पर न तो आयतन बढ़ता है और न ही आयतन घटता है। भी का मतलब होता है आयतन वैल्यू। अनादर्श विलयन क्या होता है? मतलब जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता उसको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। जो पालन करता है उसको आदर्श और जो पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। डेलेच मिश्रण इसके लिए 0 होता है। अब अगला डिफिनेशन आपका है स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण। दो द्रव के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, तो द्रवों का ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। ये आदर्श विलयन से बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण और एक होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो यहाँ से इसके बारे में कुछ यहाँ पे है। इनका क्वथनांक दोनों घटकों के द्रवों से अधिक होता है, मतलब जो इसका क्वथनांक होता है दोनों घटकों के जो द्रव होते हैं उससे कुछ अधिक होता है। यह ऋणात्मक विचलन दिखाता है, मतलब ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है। और इनके मिश्रण ये मिश्रण विलयन से बनते हैं। ये कुछ मिलाने पर बनते हैं। और न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांक के मिश्रण यहाँ पे है। इनका क्वथनांक दोनों घटकों से बहुत कम होता है, मतलब जो इसका क्वथनांक होता है दोनों घटकों के से बहुत कम होता है, मतलब इसी का उल्टा होता है। और ये धनात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण या विलयन से बनते हैं। अब अगला डेफिनेशन आपका है अनुषंगिक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका डेफिनेशन आपका है यहाँ पे वे गुणधर्म जो विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसको हम किंतु विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं उसको हम अनुषंगिक गुणधर्म कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे इसके बारे में कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पे। विलयन में अनुषंगिक गुणधर्म अनुक्रमानुपाती होता है कणों या अर्गों की संख्या। विलयन में कुछ महत्वपूर्ण अनुषंगिक गुणधर्म वाष्प दाब में अपेक्षिक वनमन और दूसरा यहाँ पे है क्वथनांक में वनमन, तीसरा हिमांक में वनमन, चौथा परासरण दाब। पहला यहाँ पे वाष्प दाब में अपेक्षिक वनमन
रिलेट टू लोअरिंग ऑफ वीपी। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट है तो विलीन का वाष्प दाब पीएस है, तो वाष्प दाब में अवनमन पी नॉट माइनस पीएस हो जाएगा। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पीएस अपान में हो जाएगा पी नॉट। राउल के नियम के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलीन के लिए अवाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलीन में विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है, यानी पी नॉट माइनस पी अपान में पी नॉट इजकल टू होगा एक्स विलेय, या एक्स विलेय बराबर हो जाएगा एन अपान में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, जहाँ स्मॉल एन यहाँ पे है विलेय के मोल और कैपिटल एन यहाँ पे है विलेय का मोल। यहाँ से देख लीजिए आप लोग फार्मूला यहाँ पे है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अगला डिफिनेशन आपका है क्वथनांक में अवनमन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी द्रव का क्वथनांक वो ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी जो किसी द्रव का क्वथनांक है वह ताप है, मतलब जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे कि एनटीपी पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे किसी शुद्ध विलायक की वाष्प दाब विलेय के घोलने पर विलीन का वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी जिसके कारण विलेय का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नमन, इस वृद्धि को हम विलायक के क्वथनांक में उन्नमन करते हैं, यानी उन्नमन होता है बढ़ना, उन्नमन कहा जाता है। इसका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा विलेय के क्वथनांक उन्नमन अनुक्रमण का मूललता के और डेल्टीपी अनुक्रमण का एम के स्मॉल एम के, जहाँ आपका स्मॉल एम यहाँ पे है मोललता, तो डेल्टीपी बराबर हो जाएगा केबी ऑन टी एम, और केबी आपका है मोलल उन्नमन स्थिरांक। इस पर न्यूमेरिकल आधा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपका है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो डेल्टीपी बराबर हो जाएगा केबी इंटू में स्मॉल डब्लू बटा में कैपिटल डब्लू इंटू में एम इंटू में 1000 है, क्योंकि इसी का जो मोललता का फार्मूला है वही फार्मूला हम यहाँ पे रखे हैं। केबी यहाँ पे है, केबी अपनी जगह पे है, केवल हम इसका मोललता का फार्मूला यहाँ पे रख दिए हैं, तो हमारा ये डेल्टीपी का फार्मूला बन गया है। और यहाँ पे देख लीजिए W क्या होता है, स्मॉल W विलेय के मात्रा ग्राम में, और कैपिटल W होता है विलेय का मात्रा ग्राम में, और स्मॉल m होता है विलेय का अनुभार। क्वथनांक में उन्नमन होता है TB विलेय का क्वथनांक माइनस में शुद्ध विलेय का क्वथनांक, तो हमारा TB निकल जाएगा, यानी डेल्टीबी माइनस में TB नॉट। अब देखिए मोलल उन्नमन स्थिरांक क्या होता है। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थों के एक मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नमन स्थिरांक कहलाती है। विलायक के 100 ग्राम लेने पर इसे हम मोलर उन्नमन स्थिरांक कहते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए। मोलर उन्नमन स्थिरांक का नाम का प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो, मतलब मोलल उन्नमन स्थिरांक का जो मान होता है वो प्रत्येक विलेय के लिए स्थिर होता है, चाहे विलेय आपका कोई पदार्थ ही क्यों ना हो। क्योंकि जब यहाँ पे एक कारण विधि है, क्योंकि जब विलायक में एक मोल बोलते हैं तो उससे प्राप्त अणु की संख्या यहाँ पे स्थिर रहती है, यानी वही रहती है जो पहले थी। अब यहाँ पे देखिए हिमांक में उन्नमन क्या होता है। डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात एक विलीन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। उसको हम हिमांक में वर्णन करते हैं। या जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हम हिमांक में वर्णन कहते हैं। हिमांक में वर्णन बराबर फार्मूला होता है विलायक का हिमांक माइनस विलीन का हिमांक। इसको हम डेल TF से दिखाते हैं, तो डेल TF बराबर हो जाएगा T नॉट F माइनस में TF। हिमांक में वर्णन ये भी अनुक्रमानुपाती है मोललता के, तो डेल TF अनुक्रमानुपाती का M के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे KF आएगा, और KF आपका है मोलल उन्नमन स्थिरांक।
और हम मूलतः का यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का ये डेल्टा का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए पराश्रय दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे है। किसी शुद्ध विलायक से विलीन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलीन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह पराश्रय दाब कहलाता है। किसी विलीन का पराश्रय दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलीन पर आरोपित करने पर पराश्रय की क्रिया रुक जाती है। यानी किसी विलीन का पराश्रय दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है, उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलीन पर आरोपित करने पर पराश्रय की क्रिया यहाँ पे रुक जाती है। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला यहाँ पे क्या होता है। तो पराश्रय दाब को हम P या पाई से दिखाते हैं। पाई अनुक्रम अनुपाती होता है C के, तो पाई अन्य या अनुक्रमाती जगह T के समीकरण 2 मानेंगे इसको। समीकरण 1 को 2 से हम देखेंगे तो पाई इक्वल टू हो जाएगा CRT और C बराबर होता है N/V, तो PV बराबर हो जाएगा NRT। समपराश्रयी विलीन क्या होता है यहाँ पे, इसका देखिए इसका मतलब क्या होता है, पाई P यहाँ पे P या पाई यहाँ पे है पराश्रय दाब, V आपका है आयतन, T आपका है ताप और R आपका है विलीन स्थिरांक और C आपका है सांद्रण। अब अगला डेफिनेशन आपका है समपराश्रयी विलीन। तो इसका डेफिनेशन आपका है वे विलीन जिनके पराश्रय दाब समान होते हुए हम समपराश्रयी विलीन कहते हैं। अल्प पराश्रयी या अति पराश्रयी विलीन जिसके पराश्रय दाब कुछ कम होता है उसको हम अल्प पराश्रयी या अति पराश्रयी विलीन कहते हैं। जैसे आपका डेफिनेशन है 2, विलीन में जिस विलीन का पराश्रय दाब कम होता है उसको हम अल्प पराश्रयी या जिसका दाब अधिक होता है उसे हम अति पराश्रयी कहते हैं। वन टाइप गुणांक क्या होता है, ये भी बहुत ही आपका महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, इस पे भी आपका न्यूमेरिकल आता है। तो किसी अरुषंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को हम वन टाइप गुणांक कहते हैं। इसको हम आई से दिखाते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे होता है आई इक्वल टू होता है संगुणन या विभाजन के बाद कर या संगुणन या विभाजन के पहले कर या वन टाइप गुणांक बराबर होता है किसी अरुषंग गुणधर्म का उसी गुणधर्म का। और इसका एक और फार्मूला यहाँ पे होता है P0 माइनस पी एस अपान में P0 इक्वल टू में आई इंटू एक, जहाँ आपका आई क्या है वन टाइप गुणांक है। और पाई इक्वल टू होता है CRT आई इंटू में CRT। यहाँ से और फार्मूला यहाँ पे बनेगा तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे आई इंटू में KB इंटू में यम, और यम का वैल्यू यम क्या है यहाँ पे मोललता है। इसका हम अगर हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र रखेंगे तो आपका ये डेल्टा बी का एक नया सूत्र बन जाएगा, वन टाइप गुणांक के पदों में बन जाएगा। और डेल्टा एफ बराबर होता है आई इंटू की एफ इंटू में यम, और यम भी यहाँ पे है मोललता। इसका भी अगर हम सूत्र रखेंगे तो डेल्टा एफ का एक नया सूत्र बन जाएगा वन टाइप गुणांक के पदों में। तो इस तरह आप लोग का विलियन केमिस्ट्री चैप्टर 1 आप लोग का कंप्लीट होता है। यहाँ पे यहाँ से आप लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आपका पहला चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हो गया है। आप लोग इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, केवल आप लोग इस वीडियो को या सुन लीजिएगा तो आप लोगों को कुछ फायदा यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है वही टॉपिक आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। जैसे हिमांक में नंबर ये महत्वपूर्ण है और पराश्रय दाब भी महत्वपूर्ण है। मोलर और निशान किस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है क्वथनांक में उन्मूलन, और यहाँ से वाष्प दाब के अपेक्षिक उन्मूलन से भी न्यूमेरिकल आता है। और यहाँ से देखिए अरुषंग गुणधर्म ये डिफिनेशन है, परीक्षा में कभी पूछ देता है अरुषंग गुणधर्म ये वाला। और आपका है अनंतरश विलीन, ये भी इसका भी डिफिनेशन कभी एक नंबर में पूछ देता है। यहाँ सबका देखिए आदर्श विलीन ये भी आता है डिफिनेशन इसका, और इस फार्मूले आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे पीएस विलीन का वाष्प दाब का कुल वाष्प दाब का फार्मूला यहाँ से हो जाएगा P0 इंटू में XA प्लस में P0 A इंटू में XB हो जाएगा। पराश्रय दाब का कुल फार्मूला यहाँ से हो जाएगा। और XB आपका है मोल प्रवाह, इसको आप लोगों को निकालना होगा।
अब निकाल के यहाँ वैल्यू आपको पुट करना होगा, तब आप लोग का कुल प्राशनता आएगा, आंसर आपका आएगा। राहुल का नियम ये भी आपका फॉर्मूला है।